अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फ़ातिमा दहकान और खुशामदीद कहती हूं आपको दी बोलान अपडेट के एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट नोशकी से ताल्लुक़ रखने वाली अर्शिहा खान बड़ेच मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में एक सेल्फ़ गाइड द ओशन ऑफ थॉट अपनी लिखी है और सेल्फ़ पब्लिश की है। आइए उनसे जानते हैं इस बुक के सफ़र के बारे में और उनकी अपनी मोटिवेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अर्शिहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया अर्शिया, आप आईं, आपने अपना टाइम हमें दिया। मुझे बताएं और हमारी ऑडियंस को बताएं अर्शिया कि आपने जो सेल्फ़ गाइड बुक लिखी है, लोग इस ज़माने में जहाँ नॉवेल्स स्टोरीज़ के पीछे जाते हैं, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना, सेल्फ़ गाइडेंस की तरफ लेकर आना, इस बुक के पीछे की मोटिवेशन आपकी और आपका सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? पहले तो आपका शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के बहुत लिए। शुक्रिया आपका, आप आईं। और ये जर्नी मेरी बेसिकली स्टार्ट हुई थी, मैं यूनिवर्सिटी, पहले मैं फार्मेसी कर रही थी। ओके। तो वहाँ ना मेरे कुछ इश्यूज़ चल गए थे प्रोफेसर के साथ। तो बहुत मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया उन्होंने। फिर वो मैं ये करती थी, फिर मैं रात में ना नोट्स बनाती थी फ़ोन में ना, ओके, एक एक ज़बरदस्त। पैराग्राफ लिखती थी। तो वहाँ से करते करते जो है बहुत ज़्यादा ये हो गया। फिर एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई शुड टॉक अबाउट दिस, क्योंकि बलूचिस्तान में मेंटल हेल्थ बहुत ओवरलुक टॉपिक है। बिल्कुल। कोई इतना नहीं इसको वो करता, सेंसिटिविटी को बेवजह कह देते हैं लोग। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई शुड टॉक अबाउट दिस। मीन्स ये आपके लिए एक तरह से कैथारसिस का एक ज़रिया था कि आप अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन को या उस चीज़ को निकाल बिल्कुल सही था। ज़बरदस्त। अच्छा अर्षा, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी बुक को सेल्फ़ पब्लिश किया है और आज हम आजकल देखते हैं कि लोग बोलते हैं नहीं यार, एक फ़ियर होता है लोगों के माइंड में कि हम सेल्फ़ पब्लिशिंग की तरफ जाएंगे तो पता नहीं ख़र्चा भी हो रहा है, वो चीज़ उस तरह लोग रिस्पॉन्स दें ना दें, वो चीज़ इस हद तक हमें जो है फ़ीडबैक उसका मिले ना मिले। सेल्फ़ पब्लिशिंग की जर्नी में आपका क्या स्ट्रगल थी और आपने क्यों चूज़ इसी चीज़ को किया? ये मैं स्टार्ट से बताती हूँ हुआ क्या था। ये ना जब मैंने अपनी पूरी फ़ाइल बना ली ना, मेरे घर वालों को नहीं था पता कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, मैं ओके। लिख रही हूँ। तो फ़ाइल बना के मैं बाबा के पास गई, शाम का टाइम था, बाबा उसी टाइम नींद से उठे थे। ज़बरदस्त। तो मैं गई, मैंने कहा ऐसे मैंने एक बुक लिखी है, तो इसको ना हमने पब्लिश करवाना है, तो क्या कहते हैं आप? तो उस टाइम तो मैंने बताया नहीं, नींद से उठे, तो उस टाइम बाबा ने मुझे ओके दे दिया कि ठीक ओके। है करवाते हैं, कल मैं जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं तुम आके ज़रा बताओ तो किस बारे में तुमने लिखा है। तो फिर मैं गई, मैंने समरी बाबा को बताई कि भाई मैंने इस बारे में लिखा है और मैं चाह रही हूँ उसको हम पब्लिश करें। तो बाबा ने कहा मुझे वो फ़ाइल व्हाट्सएप कर दो। फ़ाइल मैंने बाबा को भेजी, उसके बाद ओके। बाकी जो भी किया बाबा ने किया, मुझे तैयार हार्ड कॉपीज़ ला के दे दी थी। ओहो ज़बरदस्त। हाँ, मेरा मतलब इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब आपने सिर्फ राइटिंग का अपना बस, हक अदा किया, बाकी काम आपके बस पेरेंट्स ने हाँ, कर दिया बिल्कुल आपके बाकी लिए। बाबा ने किया। बाबा ने किया, ज़रूर। अच्छा मुझे बताएं अर्षा कि हम ये कहते हैं कि बुक जब आप लिखते हैं या कोई भी आप राइटिंग लिख रहे हैं तो वो ज़्यादातर एक इल्हाम होता है आपके ऊपर। अक्सर लोग इसको कहते हैं ये हमारी हॉबी है कि जी हम कैथारसिस कर रहे हैं, हम अपनी हॉबी के तौर पे वो चीज़ लिख रहे हैं। लेकिन आपने जब इसको पब्लिश करवाया, सो हाउ गेट यू नो कि यार ये चीज़ एक हॉबी नहीं है बल्कि ये एक कॉलिंग है, ये एक चीज़ है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इससे दूसरों को भी जो है ना फ़ायदा पहुँचाना है। कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट जस्ट अ हॉबी? ये हॉनेस्टली बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था किया कि मतलब मैं बुक लिखूंगी या ओके। मुझे रीडिंग का बेसिकली शौक नहीं है, मैं इतना ओके। मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। मैंने एक ही बुक पढ़ी है, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग। उसके ओके। अलावा ओके। ओके। वो भी मैंने पैटर्न के लिए पढ़ी थी कि ओके, मतलब मैंने ज़बरदस्त। अपने उसमें पैटर्न कैसे अरेंज करना है ना, उसके लिए मैंने वो बुक पढ़ी थी। वरना मुझे रीडिंग का शुरू से बिल्कुल ऐसे शौक नहीं था। तो राइटिंग का भी वही आपकी बात, फ्रस्ट्रेशन मैं अपनी निकालती थी इस सूरत में। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। बहुत। अच्छा ये भी एक है कि लोग कहते हैं यार द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। तो आपको लगता है कि ये चीज़ अफेक्ट करती है या आपकी ना रीडिंग ज़्यादा करने की वजह से आपकी राइटिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है या आपने स्ट्रगल किया हो कि यार बाकी थोड़ा पढ़ लिया होता किताबें ज़्यादा तो आज ज़्यादा बेहतर लिख सकती मैं? नहीं, मुझे एक चीज़ का आजकल रिग्रेट हो रहा है, वो भी मुझे एक डीएम आया था कि आपने अपनी बुक में जो है अपना इंट्रो नहीं दिया, ना स्टार्ट में ना एंड एंड में में। ना। तो उस टाइम मुझे हुआ कि मतलब अर्शिहा अगर पढ़ लेती, तुम कुछ और देख लेती पैटर्न, तो मे बी ये एक मिस्टेक ना होती ये मुझसे। चीज़ ना होती। ये नहीं वाकई। स्किप होती मुझसे। अच्छा पूरी बुक में कोई एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत रिलेट करती हो या आपने बहुत ही ज़्यादा उसके साथ आपके ना एक पर्सनल कनेक्शन हो और आपकी उसके लिखते टाइम आपके ऊपर क्या कैफियत थी कि यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने फ़ील की है मेरा रीडर भी वही चीज़ फ़ील करे? एक लाइन है जो बहुत क्लोज है
मेरे दिल से और बहुत मुझे पसंद है, वो है What once seemed unbearable slowly becomes the story of survival. तो ये बहुत मुझे मोटिवेशन, बहुत ये मुझे हर टाइम ना बहुत मोटिवेशन देती है, किसी भी आप ऐसे फेज़ में हो अपनी ज़िंदगी के ना, कि मतलब जो चीज़ आपको अभी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है आपकी मेंटल हेल्थ को, बाद में वो फेड कर जाती है, उनका इतना इफ़ेक्ट नहीं रहता आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, ये भी मुझे बताया आयशा कि हम पाकिस्तान में लोगों का ये एक रिस्पांस देखते हैं ज़्यादातर लोगों का कि आपके पास जितने भी अपने नेशनल लेवल के राइटर्स हैं या ऐसे लोग जो कि यहाँ पे ही अपनी राइटिंग की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, उनको वो रिस्पांस नहीं मिलता जो हमारे इंटरनेशनल राइटर्स को मिलता है, या लोग उनसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ एक ऑडियंस के लेवल पे अगर आप ख़ुद को रख के देखें तो एक राइटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उसकी ऑडियंस उसके साथ रिलेट करे और उसको अप्रिशिएट करे फॉर दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग? आपको लगता है कि ऑडियंस का रिस्पांस एक राइटर की लाइफ को अफेक्ट करता है, उसकी राइटिंग को अफेक्ट करता है, उसकी मोटिवेशन को अफेक्ट करता है, या ऐसा नहीं है, ये एक राइटर की अपनी चॉइस है कि वो लिखे या ना लिखे? मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला था हर किसी की तरफ से। इसमें सबसे बड़ा रोल तो मेरे पेरेंट्स का है, उनकी सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। फिर उसके बाद हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा लॉन्च इवेंट रखवाया गया था बुक का, तो वो काफ़ी मज़े का गया था। फिर उसके बाद मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मेरे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था। ज़बरदस्त। तो अब जैसे मैंने बताया ना, मैं फार्मेसी कर रही थी, तो मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से ही कर रही थी। तो 1 साल बाद जो मैं इस मकाम पे पहुंच के मैं वहाँ गई, तो मतलब स्टोरी चेंज थी पूरी। बिल्कुल, मतलब सब खड़े हुए थे मेरे लिए, चाहे वो वहाँ का डायरेक्टर हो, वीसी हो, जितने भी थे, सारे चीफ गेस्ट सब मेरे लिए खड़े हुए थे। तो वो देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि मतलब 1 साल पहले मैं किस तरह यहाँ से निकली थी, और 1 साल बाद मैं किस तरह यहाँ आई हूँ। तो बहुत मेरे लिए इमोशनल था। मैं बैठ के ना गाड़ी में बहुत इमोशनल हो रही थी। मैंने कहा मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँ, फिर मैं उतरती हूँ। अच्छा, इसमें एक राइटर के लिए जिस तरह आपने बात की कि इमोशनल आप होते हो और करते हो, तो मोटिवेशन आप अक्सर लोग होते हैं ना, जैसे मैं मिसाल देती हूँ या एक रफ एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि मैंने एक राइटिंग ऐसी अपने शौक़ के लिए लिख ली और मुझे रीडर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आया। सो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि रीडर्स के रिस्पांस की वजह से आपने सोचा यार एक बुक और लिखनी चाहिए, अभी इनको चूँकि काम पसंद आ रहा है, दे आर लाइकिंग माई थाट्स, तो अब मुझे एक स्टेप और लेना चाहिए? वो चीज़ है कोई फ्यूचर में आप प्लान कर रही हैं कुछ नई बुक राइटिंग के? यार राइटिंग ऐसी चीज़ है कि आप किसी के प्रेशराइज करने पे या ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। आपका अपना मूड होगा, क्योंकि राइटिंग बगैर मूड के नहीं हो सकती है। तो अपना मूड हो तभी आप कर सकते हो। तो इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ है जिस पे बात करनी चाहिए, अब जैसे मैंने बताया बलूचिस्तान में मेंटल हेल्थ बहुत ओवरलुक निगलेक्टेड टॉपिक है, तो अगर मुझे इन फ्यूचर भी कुछ ऐसा लगता है कि किस पे मुझे बात करनी चाहिए, तो उस पे आ सकती है आप उस पे। अच्छा, रीडर्स के लिए आपकी तरफ से एक चीज़ जो आप चाहती हैं कि जो हम हमेशा बोलते हैं ना, इट्स अ डिफरेंट परसेप्शन, राइटर एक अलग एंगल से लिखता है, एक डिफरेंट आइडिया को परसीव करते हुए लिखता है, उसके जहन में एक अलग चीज़ चल रही होती है जब वो लिख रहा होता है, रीडर एक अलग लेवल से उस चीज़ को देखता है। जैसे हम अक्सर शायरी पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं वो भाई ये इश्क हकीकी ये के लिए आप इसको इसके मिजाजी के साथ जो है वो लगा रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पे आपका क्या होता है कि आपने जो राइटिंग अपनी की, आप क्या चाहते हैं कि लोग इससे एक कौन सी परसेप्शन, एक क्या चीज़ उसमें से टेक अवे करें, लें लाजमी, जो आपका एक मकसद है इस किताब को लिखने का? मैंने जो अपनी बुक लिखी है ना, वो इमोशनल स्ट्रगल्स के बारे में, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो इस चीज़ को ना इकोनॉमिकल या फिर फिज़िकल हार्डशिप्स की तरफ लेके जाती है। हालांकि मैंने इसमें इकोनॉमिकल स्ट्रगल के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया। वो अक्सर ना मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सक रहा तो वो क्या करे, ये भी स्ट्रगल है। अब भाई मैंने उसमें बात नहीं की इकोनॉमिकल स्ट्रगल्स की, आप क्यों मुझसे ये चीज़ पूछ रहे हैं? तो और अपने रीडर्स को जो मैं चाह रही हूँ कि एक चीज़ वो पिक करे। अब जैसे मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो जो सेंसिटिव लोग हैं, जो हर चीज़ को बहुत डीपली फील करते हैं, तो वो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। और उनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को पिक करें इस बुक में से कि स्ट्रगल्स जो है ज़िंदगी का एंड नहीं है, बल्कि स्ट्रगल्स के बाद भी एक ज़िंदगी है, एक नए चैप्टर का हम कह सकते हैं स्टार्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली, एक नया फ्रेश स्टार्ट आप लेते हो। तो ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें आप सीखते हो, समझते हो, एक फ्रेश स्टार्ट लेते हो। तो इट्स किया गया टेक अवे लें कि आपने इसको एंड नहीं समझना, बिल्कुल आपने आगे कंटिन्यू रखना है इसको।
अच्छा मुझे बताएं अर्शा कि हम राइटिंग में जितना भी, अगर मैं अपने बारे में भी एक किताब लिख रही हूँ या मैं अपनी थॉट्स के बारे में भी एक चीज़ लिख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की चीज़ें उस पर ज़रूर इन्फ्लुएंस होती है। बिकॉज अगेन हम राइटिंग सिर्फ अपने लिए अगर करते तो वो सिर्फ मुझ तक महदूद रह लेती, लेकिन जब रीडर पढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। तो एज अ राइटर आपको क्या लगता है कि आपकी राइटिंग में या आपके थॉट्स पे आपकी सोसाइटी का, आपके लोगों का, आपके इर्द गिर्द के माहौल का कितना इन्फ्लुएंस है? जो अर्शा ने किताब लिख ली है उसमें सिर्फ आपके अपनी पर्सनल थॉट्स हैं या इर्द गिर्द का इन्फ्लुएंस भी मौजूद है? इन्फ्लुएंस तो हम नहीं कह सकते। अब जैसे हमारा रीजन है वो मोस्टली ट्राइबल कोड या फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के को लेके चलता है ना। तो और मेरी बुक है अबाउट ह्यूमन इमोशंस, एहसासात सारा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच कुछ इन्फ्लुएंस किया है। नहीं किया? नहीं, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ ना इमोशंस बहुत निगलेक्टेड टॉपिक है, तो अब तक किसी ने इस पे बात नहीं की ना, यहाँ पे इतना ओवरलुक किया जाता है। तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि इन्फ्लुएंस किया हो किसी ने। इन्फ्लुएंस नहीं किया। अच्छा, एक रीडर जो इस बुक को पढ़ रहा है, अब चूँकि हमने इसमें बात की है, डिसअपॉइंटमेंट के बारे में भी बात हो रही है, इमोशनल स्ट्रगल के बारे में भी बात हो रही है, हर चीज़ के बारे में, आप क्या चाहती हैं कि एक जो रीडर इस किताब को पढ़ रहा है उसके एंड पे एक होता है इन्फ्लुएंस लेना, एक होता है कि वो किस लेवल पे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, आप क्या चाहती हैं कि इससे आपकी ऑडियंस को क्या फ़ायदा हो? अगर एक बंदा जो कि एक इमोशनल स्ट्रगल कर रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट के फेज़ में है या बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से नाउमीद और मायूस होकर बैठा हुआ है, तो आपकी बुक उसको एट द एंड ऑफ द रीडिंग क्या एक चीज़ दे रही है कि उससे वो एक नई जर्नी की तरफ आए? उनके लिए ये कि इमोशंस को फील करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये जो है एक ये इंसानी एक एहसासात है जो कि हर इंसान फील करता है। जो चार नेचुरल थिंग, जो 4 स्टेजेस मैंने अपनी बुक में मेंशन किए हैं, स्ट्रगल, रियलाइजेशन, हीलिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, ये वो 4 फेजेस हैं जिससे हर इंसान गुजरता है। तो ये किसी एक बंदे की कहानी नहीं है, तो हर कोई इस फेज से गुजरता है, रिलेट करता है, एक बिल्कुल नई बिगनिंग की तरफ आने हैं आपने बिल्कुल। इसके थ्रू। अच्छा, पाकिस्तान में सेल्फ पब्लिशिंग, क्योंकि आपने एक बात की कि वो आपके बाबा ने आपके लिए वर्किंग की है और आपने खाली एक बुक लिख कर दे दी, तो इस तरह के लोग जो कि अपनी राइटिंग कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एक मशवरा देना चाहेंगे कि वो सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ आएँ? आपको इसका स्कोप नज़र आता है, इसका कोई रिजल्ट अच्छा बेहतर दिखता है, या आप रिकमेंड करेंगे कि नहीं, सेल्फ पब्लिशिंग को छोड़ें और किसी पब्लिशिंग हाउस वालों के साथ मिल के कोलैबोरेशन में काम कर लें? मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला था हर एक की तरफ से। अब जो नई जनरेशन है या कोई और लिखना चाह रहा है, तो वो उसकी लक पे डिपेंड करता है कि उसको इतना सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। मतलब आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि लक आपकी हर जगह काम करती है? बिल्कुल, मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला था हर तरफ से। अच्छा, जहाँ पे हम देखते हैं कि वही वाली बात दोबारा मैं आपके साथ एक दफ़ा करूँगी कि राइटर्स के बारे में हम जब बात करें, तो आपको लगता है कि यार हमें अपने लोकल राइटर्स को बहुत प्रमोट करना चाहिए बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट आइडियाज़? और एज अ पाकिस्तान की एक बेटी होते हुए, बलूचिस्तान की एक बेटी होते हुए, आपको ये क्या रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ में लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोग हमारे लोकल राइटर्स को या जो अपने नेशनल राइटर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं? यानी अगर मैं आपको बोलूँ कि अर्शा 2 मिनट के लिए आप अपने आप को साइड पे रख के एक सिंपल एज अ ऑडियंस बाकी राइटर्स को देखें, तो आपको लगता है कि हम उन राइटर्स को वो पुश दे रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करें अपने काम पे? जितना मैंने देखा है सोसाइटी में, अगर कोई बंदा फ्रेश स्टार्ट लेता है अपनी किसी जर्नी में, किसी फील्ड में, तो उतना नहीं उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। इसके पीछे की वजह आपके नज़दीक क्या हो सकती है? व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज अगेन एक कदम उठाना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत। एक बंदा एक राइटिंग अपना एक सोचें, एक इमोशन अपना पूरा आपके सामने रख रहा है और बहुत बड़ी चीज़ वो कर रहा है कि वो अपने आप को खोल के खुली किताब की तरह आपके सामने पेश कर रहा है, तो हम उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? ऐसी क्या कमी है हम में? अब मेरे नज़दीक, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अब अगर आप कि मतलब स्टार्टिंग में तो आपको कोई इतना नहीं सपोर्ट करता। अगर आप आगे बढ़ते हो या मतलब आपको अच्छी खासी फेम मिल जाती है, तो उस टाइम वही सारे जो आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं वो आ जाते हैं आपके पास कि भाई हाँ ये तो हमारी अपनी है। ये मतलब ये आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है? आपने कहा कि मैं खुद को साइड पे रख के बात करूं। आपने फिर साइड पे ही रखा हुआ है। हाँ। सही है। तो यानी ये चीज़ है कि हम नहीं वो रिस्पॉन्स दे पाते, वो जर्नी में नहीं साथ देते, लेकिन एंड पॉइंट पे जब फेम मिल जाता है, पीक पे अपने पहुंच जाते हो तो ना, वो रेफरेंस भी लगाते हैं, ओके ये तो हमारी हमारी अपनी है, तुम्हारी अपनी बेटी, हमारी अपनी भतीजी है, वो एक चीज़ है।
अच्छा, सही हो गया, ज़बरदस्त। यानी ये चीज़ हमारी सोसाइटी में एक लैक कर रही है कि हमें इस चीज़ को बिल्कुल, आप करना भी है। इस चीज़ से एग्री करती होंगी। यस, इट्स अ इट्स अ बिटर ट्रुथ। ट्रूथ, और हमें इसको एग्री करना है कि हमारे पास ये एक कमी है हम में। बिल्कुल, हम दूसरे के सफ़र में खुश नहीं होते, और मेरा इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मैं खुद लोगों को कहती हूँ कि यार आपको सपोर्ट करना आना चाहिए। जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो आउट ऑफ नोवेयर आपके पास एक ऐसी सपोर्ट आती है कि आपको पता भी नहीं चलता ये हुआ कैसे। एग्जैक्टली। इट्स नॉट लाइक यार अगर मैं राइटर हूँ तो मैं एक राइटर को सपोर्ट, मैं कहती हूँ टुगेदर वी ग्रो वाली वर्ड पे यू हैव टू बिलीव कि यार हमने सामने वाले बंदे को एक सपोर्ट देनी है और एक काम करना है। अच्छा अर्शा, मुझे बताएं कि आपने जो बुक लिखी है, अब ज़्यादातर हम बुक से सेंट्रलाइज क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी ताकि लोगों को पता चले कि ये ज़्यादातर वो इससे रिलेट क्यों करें। हर बंदे की एक इमोशंस तो चले सब में होते हैं, लेकिन हर बंदे की एक स्ट्रगल डिफरेंट होती है, एक देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। आपने जो बुक लिखी है ये आपने अपने तो बताया कि आप कैथार्सिस के लिए लिखती थी, नोट्स लेती थी, बिल्कुल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसमें आपने लोगों का भी एक एंगल रखा कि यार लोग भी ये सोचते हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए इस किताब में। ये जस्ट आपने वो कुछ राइटर्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं सेल्फिश राइटर्स, वो बस अपने बारे में बात करते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ इस चीज़ में डालनी है, राइटिंग में लिखनी है, अदरवाइज़ मैं नहीं डालूंगा। तो वो चीज़ आपकी इस बुक में है कि आप ऑडियंस को, मासेस को कवर कर रही हैं या जस्ट अपने इमोशंस के बारे में बात कर रही हैं? ये यूनिवर्सल इमोशन हम इसको कह सकती हैं क्योंकि इन 4 स्टेजेस से जो है हर इंसान गुजरता है। मैं भी गुजरी हूँ, कभी ना कभी आप भी गुजरी होंगी, और यहाँ मौजूद हर शख्स। तो ये ऐसे एहसासात हैं जिससे तकरीबन हर इंसान गुजरता है। वो स्ट्रगल करता है, फिर वो रियलाइजेशन की तरफ जाता है, फिर वो हील करता है, फिर वो एक नया फ्रेश स्टार्ट लेता है। तो इससे तकरीबन हर इंसान गुजरता है। मैं किसी एक का नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ मैं या आप यहाँ इस फेज से गुजरे इस फेज होंगे। से गुजरे, तो तकरीबन यूनिवर्सैलिटी है इसमें। बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस को भी मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल, उसमें चैप्टर्स तकरीबन इंक्लूड किए मुझे हैं। जो फीडबैक मिलते हैं ना, वो मेजॉरिटी ये कहती है कि मतलब इसको पढ़ के हमें लगता है कि हम अपनी ही स्टोरी हमारी किसी ने लिख दी है। ये किसी सब और की हम खुद जुबानी भी, सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये सब हम खुद भी फील करते हैं। तो अच्छा, आपने जैसे भी फीडबैक फीडबैक की भी बात की तो मुझे बताइएगा कि ऐसे भी कुछ फीडबैक्स होते हैं कि जिन पे इंसान बोलता है यार तुम मेरे बात को सही तरह से नहीं समझे, या तुमने मेरी बात को बहुत डिफरेंट परसीव कर लिया है। तो ऐसे फीडबैक्स आपको मिले कि आपने बोला होगा नहीं मेरी बात का मतलब ये तो नहीं था जो आप समझ रहे हैं? ये मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि अब मैंने इसमें इमोशनल स्ट्रगल के बारे में बात की, और लोग इसको समझते हैं कि मैं इकोनॉमिकल स्ट्रगल के बारे में बात कर रही हूँ। तो मेजॉरिटी मुझे पूछती है कि हमारे स्कॉलरशिप के लिए कुछ कर दें। मुझे ऐसे इंस्टा पे डीएम आते हैं कि स्कॉलरशिप का कुछ कर दें। आप स्ट्रगल्स के बारे में बात करती हैं तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। बाबा मैंने इसमें थोड़ी ना कोई इकोनॉमिकल स्ट्रगल के बारे में बात की एंड है। इट्स मैं अगेन एज यू हैव मेंशन्ड इट्स अ सेल्फ गाइड। बिल्कुल आपने खुद कुछ करना है अपने एग्जैक्टली आप को समझे एंड देन हाँ, कुछ तो करें, मतलब इस तरह के मुझे चैलेंजेस फेस करने फेस को करने मिलते को हैं। मिलते हैं। कोई एक चैप्टर जो आप लिखते टाइम बहुत मुश्किल हो आपके लिए, आपने सोचा हो बहुत दफ़ा कि यार ये बात डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, या ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपने पर्सनलाइज कर दिया उस चीज़ को, या फिर आपके लिए बहुत मुश्किल था लिखना, या कोई एक ऐसा टाइम जब हम, सर आपने मेंशन किया कि आप अपनी थॉट्स को खुद नोट डाउन करती थी, बिल्कुल, तो कोई एक चैप्टर आपने उसमें ऐसा डाला हो जिसमें आप बहुत रिलेट करती हैं, जो आपके दिल के इंतहाई करीब हो, क्योंकि उसके साथ आपकी एक अच्छी ये स्टोरी जुड़ी हुई है, एक बहुत बुरी स्टोरी जुड़ी हुई है? ये ना मेरा फर्स्ट चैप्टर द स्ट्रगल। अब उसमें बेसिकली लेट नाइट ओवर थिंकिंग जो होती है कि डे टाइम पीपल कैन कंफर्ट यू बाय सेइंग स्टॉप वरिंग, बट एट नाइट इट्स जस्ट यू एंड You and योर your थॉट्स। thoughts. तो ये इस तरह के लेट नाइट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव ओवर थिंकिंग के बाद में जो है, ये सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करता बल्कि आपकी फ़िज़िकल फिजिकल हेल्थ हेल्थ पे को भी भी इसका इम्पेक्ट होता है। तो ये डीप इमोशंस को जो है आसान लफ्ज़ों में लेके आना, ये थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी था, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने मेंशन किया इसमें कि रात के टाइम आप जो है ना वो सारी दुनिया सो जाती है, सुबह में सारे आपके साथ होते हैं कि कुछ नहीं होता, मिलके कर लेंगे, हो बिल्कुल, जाएगा, रात में ऐसा ही सब है। अपने गधे घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। आपने अपनी बुक के ज़्यादातर चैप्टर्स किस टाइम पे बैठ के लिखे? रात में, रात में। क्योंकि ना आपने अपनी रात का सही इस्तेमाल किया, आप डिप्रेशन में नहीं गई हैं, आपने इसको नोट डाउन किया है। मैंने कहा ना मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी ना, क्योंकि मतलब आप अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करो एक फील्ड में और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो उस टाइम जो है रात में मुझे नींद भी नहीं आती थी, भाई मैं करूँ क्या अब ना। हम्म। तो बस फिर मैं ये करती थी। ये करती थी। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। चलें, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि आपने अपने रात के टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ किया और बिल्कुल, अपना जो है ना अभी वो एक आउटपुट मुझे उसका आउटपुट मिल निकला। रहा है। आखिर में मैं पूछना चाहूँगी अर्शा, आप अगर इमर्जिंग राइटर्स, जो वो लोग जो कि अपने बारे में लिखना चाहते हैं या कोई भी पब्लिशिंग करना चाहते हैं या राइटिंग के उनको शौक़ है, लेकिन कहीं फेयर है दो चीज़ों का कि यार एक अगर हम अपनी बुक पब्लिश करते हैं तो लोग उसको आया ख़रीदेंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे यानी, एंड सेकंड ऑडियंस का रिप्लाई,
ऑडियंस का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग। अगर इस डर से कोई बंदा रुक रहा है या राइटिंग स्टार्ट नहीं कर रहा है, उनके पास बहुत अच्छी कहानी है बताने के लिए, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या करें, वो पहला कदम क्या लें? जैसे आपने कहा ना पहली बुक कोई ख़रीदेगा या नहीं, अब जैसे मेरी पहली बुक थी, इसको मैं सेल नहीं थी कर रही, ये गिफ्ट था सबके लिए, मतलब जिसको भी मैं दे रही थी, जहाँ पे भी मेरा इवेंट था वहाँ जो ऑडियंस मुझसे मांग रही थी तो उनको मैंने गिफ्ट किया था, क्योंकि पहली बुक है। आई डोंट थिंक सो कोई मतलब इतना अट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि वो दे डोंट नो द राइटर अभी तक इतना ज़्यादा। हाँ, ऐसे ही तो अपना नहीं इन्वेस्ट करेगा ना आपकी एक बुक के लिए। तो आप 3-4 बुक्स आप लिखते हो, लोगों को पसंद आता है, उसके बाद अगर आप उसको सेल करो तो मिलती है आपको उस तरह ऑडियंस। लेकिन शुरू की जो बुक्स हैं वो आई डोंट थिंक सो कि सेल करनी चाहिए। और वो लोग जो नहीं कर रहे इस डर से अपना काम शुरू, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि लिख लो कर लो? लिख लो, किसी भी मीन्स प्रेशर में नहीं आओ, या अक्सर होता है कि कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो हमसे या ऐसा कुछ, तो मतलब आप विदाउट एनी फियर आप लिखना स्टार्ट करो। पहला आपका स्टेप है, तो यहाँ तो बहुत आपसे मिस्टेक्स होंगी, जैसे मैंने बताया मुझसे मेरा इंट्रो रह गया, तो मैंने पूरी राइटर के चैप्टर में से इंट्रो ही खा लिया। मुझे बहुत अरमान हो रहा है, मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया, तो अब मुझसे भी हुई है अब आपकी सारी स्टोरी लोगों को, ऑडियंस को अपने ऐसे सुनाएंगे कि भाई ये है अर्शिया, ये है राइटर हमारी। हाँ, मुझे ऐसे ही अपना इंट्रो देना पड़ेगा। लेकिन सी इट्स स्टिल अ थिंग कि आप उसमें नहीं लिखा, लेकिन योर वर्क इज़ सो रिलेटेबल कि लोग उस पर काम कर रहे हैं एंड आपको वो रिस्पॉन्स एट दी एंड दे रहे हैं, और आप इस प्लेटफॉर्म तक आके अपना खुद तारुफ बता रही हैं, तो इट्स वेरी बिग थिंग आई मस्ट से। तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे बहुत सपोर्ट मिला हर किसी की तरफ से, जिसमें सबसे बड़ा रोल मेरे अपने पेरेंट्स का था। उनकी सपोर्ट के बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं था जाना मैंने कहीं भी। नहीं, हम दुआ करते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपकी ऑडियंस, आपके डिपार्टमेंट्स, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपके लोग हैं, वो आपको इसी तरह सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आपके साथ वो हम बोलते हैं ना क्रेडिएंट एनर्जी आपको मिलती है। बिल्कुल बहुत जान के अच्छा लगा कि आपने उन इमोशंस के बारे में बात की, उन स्ट्रगल्स के बारे में बात की, बट स्टिल यू हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी कि नहीं आप करो एंड आपको रिजल्ट मिलेगा एट द एंड। थैंक यू सो मच अर्शिया, आपने हमारा टाइम दिया, अपना आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई बुक, एक नई राइटिंग के साथ। इंशाल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट, आज की बातें हमारी बहुत अच्छी लगेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।